मैं आज जनरल बाजवा से सवाल पूछता हूं कि क्या फौज का वकार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा अगर जो आपकी फौज पे काली भेड़ें गलत काम कर रही हैं, जुल्म कर रही हैं, इंसानों पे तशद्दुद कर रही हैं, अगर आप उनके ऊपर एक्शन लेंगे तो फौज का वकार ऊपर जाएगा, लोग इज्जत करेंगे फौज की। लेकिन अगर ये है कि फौज में ऐसे लोग बैठे जो हमें भेड़ बकरियों की तरह समझ रहे हैं, मार दाड़ करके डरा धमका के अगर समझ रहे हैं कि इस तरह फौज का वकार ऊपर चला जाए तो नफरतें बढ़ रही हैं। आपके एक मेजर जनरल ने जो मेरे ख्याल में गद्दारी में पकड़ा गया, अमेरिका के लिए गद्दारी कर रहा था, आपने उसको सजा दी, फौज का वकार ऊपर गया, गलत काम कर रहा था। तो क्या ये अब मेजर जनरल फैसल इसकी तफ्तीश होने देंगे आप? और क्या इस मुल्क में अब तफ्तीश हो सकेगी जब जनरल फैसल के ऊपर इल्जाम है, इंटीरियर मिनिस्टर सनाउल्लाह के ऊपर इल्जाम है और तीसरा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के ऊपर इल्जाम है? कैसे तफ्तीश होगी? जब तक ये तीन लोग रिजाइन नहीं करते तफ्तीश होगी कैसे? और इधर मैं जनरल बाजवा आपसे भी फौज के वकार के लिए कह रहा हूं कि ये पाकिस्तानी फौज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस तरह की काली भेड़ें, ये जो समझते हैं कि हम इंसान ही नहीं हैं, भेड़ों को कभी इधर मोड़ दो कभी उधर मोड़ दो, आज वो चोर हैं, कल वो एनआरओ मिल गए तो अच्छे हो गए हैं, आज फिर आप उनको चोर बना देंगे, कल फिर भेड़ी। हम इंसान हैं, इंसानों को जानवरों की तरह ना ट्रीट करें। और इंसान किसी वक्त आके खड़ा हो जाता है और ये कौम खड़ी हो गई है। ये मैं आज आपको बता दूं, दो रास्ते अब इस कौम के सामने, या एक पुरअमन इनकलाब आएगा और या खूनी इनकलाब आएगा, तो और तीसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि मैंने 6 महीने में इस कौम को जागते देखा है, कौम खड़ी हो गई है। ये जो शऊर का जिन है ये बोतल से निकला है, ये अंदर नहीं जाने लगा। अब फैसला सिर्फ ये कर लें कि हम पुरअमन तरीके से इस मुल्क के अंदर चेंज लेके आएंगे, जो कि बैलेट बॉक्स के जरिए आएगा, साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए, या वो जो ईरान में हुआ था होगा, तबाही होगी, जो श्रीलंका में लोग सड़कों पे आ जाएंगे, केओस होगा। ये जमात जिसको इन तीन लोगों ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की और अल्लाह ने बचाया, जिस तरह अभी डॉक्टर फैसल ने कहा कि ये जो गोली मेरी ये इधर ऊपर की टांग पे लगी, वो एक गोली मेरी जो वो असल आर्टरी है उसके नीचे से निकल गई और एक उसके पास आके रुक गई। अगर वो रप्चर हो जाती तो 20 मिनट में इंसान मरता है, 20 मिनट में सारा खून निकल जाता है। अगर तो सीधा हॉस्पिटल ना हो 20 मिनट में मर गया आदमी। तो अल्लाह ने अगर मुझे ये बचाया है, जो मुझे आज जिंदा रखा है, ये सिर्फ अल्लाह का करम है। इन्होंने तो पूरी कोशिश, कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इन्होंने तो एक इधर से और उधर से सामने वाले ने मारना था। और फिर सवाल मैं पूछता हूं, सबसे बड़ी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी, उसके सरबराह जो वाहिद फेडरल पार्टी रह गई है पाकिस्तान में, ये 2 फैमिली पार्टी सुकड़ के छोटी छोटी पार्टीज रह गई हैं। मैं चैलेंज करके जाऊंगा सिंध में और इंशाल्लाह ये जरदारी माफिया को सिंध में हरा के दिखाऊंगा आपको। सिंध के लोग इससे तंग हैं, उनको सबसे ज्यादा गुलाम उधर बनाया हुआ, उनको वो सबसे ज्यादा आजादी तलब कर रहे हैं। और ये शरीफ खानदान, मैं चैलेंज करता हूं, ये किधर किसी सीट पे मेरे से मुकाबला करे। नवाज शरीफ आए, कहते हैं ना उसे आए, इतनी कोशिशें कर रही हैं, एनआरओ सबको दे दिया है, सारे चोरों को, मनी लॉन्ड्रर सारों की ईद हो गई है। वो कहती है मरियम लेवल प्लेइंग फील्ड, चैलेंज करता हूं किसी सीट पे पंजाब में मेरे से मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक चेंज हो गई है। यहां एक जागी हुई कौम है, इनको भेड़ों की तरह ना ट्रीट करें। और चीफ जस्टिस साहब, मैं आपसे मुखातिब हूं, देखें, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा। मैं सारी दुनिया फिर रहा हूं, 70 साल मेरी उम्र है, मैंने मगरबी
दुनिया अंदर से देखी हुई है। मैं जब 18 साल का इंग्लैंड गया तो मैंने पहली दफा रूल ऑफ लॉ देखा। मुझे तो पता ही नहीं था क्योंकि हम तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप में बड़े हुए थे यहाँ 60s में। तो पहली दफा मैंने एक फलाई रियासत देखी, वो क्या होती है, और रूल ऑफ लॉ देखा कि कानून सबके लिए एक बराबर, कोई ताकतवर वहां कानून के ऊपर नहीं था, कोई वहां कब्जा ग्रुप नहीं थे, उनकी अदालतें उनको उन कमजोर की हिफाजत करती है। वहां अगर आपके पास पैसे नहीं है, लीगल एड देती हैं कि एक आम आदमी जाके अदालत में केस लड़ सके। वहां किसी की जरूरत नहीं है, किसी ताकतवर की जरूरत नहीं है किसी पर जुल्म करे। इसलिए वो कामयाब माशरे हैं, इसलिए वहां खुशहाली है। मेरे सामने मेरी जिंदगी में देखते देखते सिंगापुर, जो एक पाकिस्तान का मुकाबला ही नहीं कोई कर सकता था, पाकिस्तान सबसे तेजी से तरक्की कर रहा था 60s में। हम तो मिसाल थे दुनिया की, और कहां सिंगापुर हमारे साथ, हमारे से नीचे शुरू हुआ। आज हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो पता नहीं $2000 होगा, सिंगापुर का $60,000 है, क्योंकि उनके स्टेट्समैन ली कुआन यू ने सबसे पहले जोर लगाया कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए। और उसने, जब कानून की बालादस्ती होती है तो करप्शन खत्म होती है। करप्शन तब होती है जिस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी नहीं होती, जब कोई कानून से ऊपर नहीं होता, जब किसी को एनआरओ नहीं मिलता, जब लोगों को पता होता है कि आप जुर्म करेंगे, आप जितने भी ताकतवर आपको सजा मिलेगी। सिर्फ तब एक माशरे के अंदर इंसाफ होता है और वो माशरे में फिर खुशहाली आती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर गुर्बत थी, लेकिन उन्होंने पहले इंसाफ कायम किया, अदल और इंसाफ। फलाई रियासत बनाई और अदल इंसाफ कायम किया, रहम दिल रियासत बनाई और अदल इंसाफ कायम किया। उसके बाद खुशहाली आई, पहले खुशहाली नहीं आई। हम क्यों नहीं आगे बढ़ रहे? मैं अभी आपके सामने मिसाल दे रहा हूं कि मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का जो सरबराह है उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। उसको ऐसे जो मेरे से चीफ जस्टिस साहब, जो 6 महीने में मेरे से किया गया है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कोई मुल्क अपने दुश्मन से ना करे। मैं वो पाकिस्तानी हूं, इस मुल्क के सारे हाईएस्ट सिविल अवार्ड जीते मैंने। सब जानते हैं क्रिकेट की दुनिया में मैंने पाकिस्तान की इज्जत बढ़ाई, कम नहीं की। ये शौकतखाना में मैं बैठा हूं, ये इंटरनेशनल राउंड हॉस्पिटल है, 75% कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज करता है, सबसे बड़ा खैराती इदारा है। दूसरा पेशावर में खुला है, तीसरा कराची में खोल रहे हैं जो इससे भी बड़ा होगा। 2 यूनिवर्सिटीज बनाई हैं, अल कादर यूनिवर्सिटी जो कि 100% फ्री डिग्रीज दे रही है लीडरशिप के अंदर, सीरत नबी के अंदर, और दूसरी तरफ नमल यूनिवर्सिटी जिधर 90% स्टूडेंट्स को मुफ्त तालीम मिल रही है और 85% जैसी डिग्री लेते हैं उनको नौकरियां मिल जाती है। 2 यूनिवर्सिटीज, 2 हॉस्पिटल, तीसरा हॉस्पिटल, ये दुनिया में कोई जानते हैं किसी पॉलिटिशियन ने एक भी बनाया हो? कोई इस मुल्क की तारीफ में किसी ने कुछ किया हो? और फिर एक पार्टी बनाई जो कि सबसे बड़ी आज पार्टी है पाकिस्तान, 12 सीटें जीता। अगर मेरे से ये हो रहा है, मेरे घर के ऊपर मेरे नौकरों को पैसे दिए गए मेरे खिलाफ जासूसी करने के लिए, डिवाइस रखने के लिए, घर के नौकरों को मेरी फोन कॉल्स, जो मेरी प्राइम मिनिस्टर की फोन कॉल थी उनकी रिकॉर्डेड करके रिलीज की गई रिकॉर्डिंग, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन है। लोगों को जो हमारे डोनर थे उनको डराया धमकाया गया। हर हरबा जो इस्तेमाल हो सकता है कि एक दुश्मन के खिलाफ, वो मेरे खिलाफ। यानी ये मैसेज पहुंचवाता है ये जो इलेक्शन कमीशन है, जी मैं नहीं कर रहा, पीछे से मुझे हुक्म है। FIA वाले जो फिर हम नहीं कर रहे जी, मैं पीछे से हुक्म है। वो 25 मई में वो जो पुलिस वालों ने जुल्म किया था हमारे, हम क्या करें जी, हमें पीछे से हुक्म है। यानी ये एक पाकिस्तान की जमहूरी पार्टी से मजाक हो रहा है, जुल्म हो रहा है। ये कौम को तबाह कर रहे हैं, कौमें तबाह होती हैं ऐसे।
ईस्ट पाकिस्तान में क्या हुआ था? सबसे बड़ी जो जमात इलेक्शन जीती, उसी के खिलाफ मिलिट्री एक्शन कर दिया। उनको जो राइट था उनका वो नहीं दिया। मैं 18 साल की उम्र में अंडर 19 मैच खेलने गया उधर, मार्च 1971। यहां प्रेस सेंसरशिप थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि कितनी नफरत है वहां। क्यों नफरत थी वहां? क्योंकि हम उनको राइट नहीं दे रहे थे। वो इलेक्शन जीत गए, उनका प्राइम मिनिस्टर है। यहां फैसला हुआ जी नहीं, हमने उनको नहीं बनने देना, और हमने उसके खिलाफ मिलिट्री एक्शन कर मुल्क तोड़ दिया। उसी इस पाकिस्तान में मैं अपने पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूं, क्योंकि ये मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ हुई।